पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाने के बाद ये एक टेबल ऐड करी थी इस पीडीएफ में, तो आप इसको देख लीजिएगा जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे। और ये ग्राफ मैंने ऐड किया था, और मैं और भी कुछ पिक्चर्स वगैरह ऐड करता रहूँगा धीरे धीरे, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था आपको सरफेस टेंशन के बारे में। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ और बात करते हैं कैपिलैरिटी की। तो बेसिकली कैपिलैरिटी एक फिनोमिना है किसी लिक्विड के राइज करने का या फॉल करने का इन स्मॉल ट्यूब्स। जैसे कि आपने रियल लाइफ एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कि जब हम एक कॉटन की बत्ती को दिवाली के टाइम में दिए में रख देते हैं, तो कैसे जो ऑयल है वो सारा का सारा बत्ती के अंदर आ जाता है कॉटन की बत्ती में। उसके बाद जो कैंडल्स हमारी जलती रहती हैं वो कैसे वैक्स को, जब वो हॉट जैसे कैंडल जलती है तो उसका जो मोम है वो पिघलता है, पिघल के फिर वो कॉटन की ही वो बत्ती के थ्रू ऊपर चला जाता है, फिर वो मोम जलता है। थर्ड है हमारे पास स्केच पेन्स की या मार्कर्स की जितनी भी रिफिल्स होती हैं, सारी की सारी कैपिलैरिटी पे काम करती हैं। जितने भी ये बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके टॉप तक पानी कौन पहुंचाता है? दैट इज़ ड्यू टू कैपिलैरिटी। जो पानी है वो रूट्स तक कैसे पहुंचता है? दैट इज़ अनदर एप्लीकेशन ऑफ कैपिलैरिटी। तो अब देखते हैं कि जो कैपिलैरिटी है ये क्रिएट कैसे होती है। स्टार्ट करने के लिए लेते हैं बहुत एक सिंपल और कॉमन एग्जांपल जो आपने हर जगह देखा होगा, दैट इज़ ग्लास ट्यूब इन सिंपल वाटर। अब एक ग्लास ट्यूब को इंसर्ट करते हैं एक वाटर टैंक में और देखते हैं कि उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, पिछले लेक्चर से अगर रिकॉल करें तो अगर किसी भी लिक्विड के अंदर उसकी अपने आपस के मॉलिक्यूल्स के साथ ज़्यादा बनती है, इट मीन्स वो अपने मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो वो किसी सरफेस को गीला नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमने देखा था मर्क्यूरी के केस में, जब वो एक ग्लास प्लेट पे रखी हुई थी। सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि अगर मॉर्निंग में पेटल्स पे देखें तो वाटर की ड्रॉपलेट्स कैसे बिल्कुल स्फेरिकल होती हैं, तो तब भी उस सरफेस पे जो वाटर का इफेक्ट है वो ज़्यादा नहीं था और वाटर अपने आप से ज़्यादा बॉन्डिंग बनाना चाहता था। लेकिन जब हमने वाटर को ग्लास के साथ रखा तो वाटर ने अपनी बॉन्डिंग को छोड़ के ग्लास के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग बनाई। उस केस में जो हमारा एंगल आया था वो आया था थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में मैंने फिर से एक ग्लास ट्यूब को लिया और उसको इंसर्ट किया वाटर में। अब क्या है कि जब ये ग्लास के कांटेक्ट में आता है तो जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे अटैच होना शुरू हो जाते हैं, राइट। ये यहाँ से अटैच होना शुरू हो गए और ऐसे धीरे धीरे करते 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 ये जो लिक्विड है ये राइज होना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एडिशन इज़ ग्रेटर देन कोहेजन इस केस में। अब जब लिक्विड राइज होना शुरू हो गया तो वो ना कुछ एक लिमिट तक पहुँच जाता है और शेप जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि अभी भी कॉर्नर्स में जो लिक्विड है वो उसके साथ अटैच होना चाह रहा होगा, लेकिन क्योंकि अब इतना उसने ऊपर राइज कर दिया, उस अटैचमेंट की वजह से वो इतना ऊपर तक आ ही गया। अब जो क्या है, लिक्विड का जो खुद का वेट है ना वो अब भारी पड़ने लग गया इसको। अगर इसका वेट हल्का होता तो क्या पता ये और ज़्यादा राइज कर जाता, और भी ज़्यादा राइज कर जाता। लेकिन अब जब उसका खुद का वेट इतना हो गया तो ये राइजिंग जो है ये सिर्फ इतनी ही फोर्स लगा पाती है कि उस वेट को बैलेंस कर पाए। अब देखो, जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो एडिशन जो है यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो डाउनवर्ड फोर्स भी लगा रहे हैं साथ में, वहीं जो एडिशन है वो अपनी फोर्स लगा रहा है इस लिक्विड को अपने इस कांटेक्ट में लगे रहने के लिए। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो यहाँ पे क्या फिनोमिना हो रहा है कि एक ये जो सरफेस बनी हुई है लिक्विड की, ये क्या नहीं लगता कि आपको ये खिंची हुई सरफेस हो गई है, इसमें खिंचाव आ रखा है, क्योंकि जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको नीचे खींचना चाह रहे हैं और जो साइड वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको अपनी तरफ चिपकाना चाह रहे हैं। तो एक खिंचावट सी महसूस हो रही होगी इस टॉप सरफेस पे, और उस खिंचावट को हमने पहले नाम क्या दिया था, सरफेस टेंशन। और उसी सरफेस टेंशन की वजह से ये जो लिक्विड है ये बैलेंस हो पाता है अपनी कंडीशन में, और वो जो सरफेस टेंशन है वो टेंजेंशियली लगती है। अगर इस फ्लूइड ने कोई एंगल बनाया हुआ है इस ग्लास के साथ तो उस एंगल के टेंजेंशियल जो है हमारी सरफेस टेंशन लग रही होगी। सेम यहाँ पे भी सरफेस टेंशन हमारी लग रही होगी, और उसका जो एंगल बन रहा है हमारे ग्लास के साथ वो क्या बन रहा है, इस थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, राइट। और अगर ये वाला कंपोनेंट थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, सिमिलरली ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। और इनका जो कॉस कंपोनेंट है दैट इज़ ये वाला, मतलब जो सरफेस टेंशन का कॉस कंपोनेंट है वो इस पूरे लिक्विड मास को बैलेंस कर रहा होगा, जिसका वेट जो लग रहा है डाउनवर्ड लग रहा है।
उसका वेट अगर मैं मान लेता हूँ डेंसिटी, वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज गामा डब्ल्यू इनटू वी, क्योंकि वेट डेंसिटी क्या होता है, वेट डेंसिटी इज़ द वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और जब वेट डेंसिटी को मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेट आ जाएगा। और अगर इसको मैं सॉल्व करके देखूं, अब जो सरफेस टेंशन है वो ऑल ओवर द पेरीमीटर लग रही है इस ग्लास ट्यूब के, जो कि सिलेंड्रिकल है। तो सरफेस टेंशन फोर्स का जो कॉस कंपोनेंट है वही बैलेंस कर रहा है। इट मीन्स सिग्मा कॉस थीटा इनटू जिस पेरीमीटर पे वो लग रहा है, जिस लेंथ पे वो लग रहा है, दैट इज 2 पाई आर या पाई डी लिख लो इसको, इक्वल्स टू the weight which is balanced by this surface tension force, right? That is weight density into volume, जो वॉल्यूम को इसने उठा रखा है अपने साथ। अगर इस फ्लूइड की जो हाइट है वो है h, मतलब हाइट ऑफ कैपिलैरिटी है h, देखना मैंने इसका जो बॉटम पार्ट है वहाँ से इसकी कैपिलैरिटी को नापा है और वहीं पे ही नापा जाता है कैपिलैरिटी को। तो अगर इसकी हाइट है h तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी वो देख लेते हैं हम। दैट इज वेट डेंसिटी क्या होती है, गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, राइट। यहाँ पे हो गया हमारा सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ से अगर हम कंपोनेंट्स काटें तो क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से इसका आर स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच बचेगा हमारे पास और सिग्मा कॉस थीटा बचेगा। तो गामा डब्ल्यू को मैं लिख सकता हूँ रो इंटू जी एंड देन इंटू एच, यहाँ पे आ गया एच और यहाँ पे आ गया आर और इधर आ गया सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2, और एच की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी आर। और अगर आपने वो फेमस फॉर्मूला सुना होगा तो वो कुछ इस तरीके से आता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी डी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलैरिटी राइज और फॉल। अभी हमने राइज की बात करी, अभी आप देखना कि फॉल में भी यही आता है। तो बेसिकली हमें समझ आता है, मैं आपको रिकॉल कर दूं कि जब हमारा लिक्विड सरफेस नॉर्मल होता है सरफेस की, उसमें ग्लास ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं तो उसकी एडिशन की जो पावर है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कोहेजन, मतलब उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो एडिशन की वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। जब ग्लास ट्यूब एंटर करती है तो वो धीरे धीरे उससे स्टिक होना स्टार्ट कर देती है। स्टिकिंग प्रक्रिया चलती रहती है जब तक वो उस स्टिकिंग की वजह से एक फ्लूइड मास जो है वो ऊपर नहीं उठ जाता तब तक। और वो बैलेंस किसके थ्रू होता है, सरफेस टेंशन की, क्योंकि सरफेस पे जो टेंशन क्रिएट हो रही है वही फोर्स जो है वो बैलेंस कर रही है उस फ्लूइड मास को जो उठा हुआ है ऊपर की तरफ, राइट। और सरफेस टेंशन का क्या कारण होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, राइट। अब क्योंकि जो फ्लूइड मास है वो डाउनवर्ड पुल लगा रहा है तो मतलब ऐसी फोर्सेस होंगी जो उसको अपवर्ड की तरफ पुल लगा रही होंगी, और वो फिर हमें सरफेस टेंशन से मिली। उसका जो कॉस कंपोनेंट है, मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वो ही फ्लूइड मास को बैलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल के आया हाइट ऑफ कैपिलैरिटी का। ये हम देखा राइज इन कैपिलैरिटी। नाउ लेट्स सी फॉल इन कैपिलैरिटी। देखो कैपिलैरिटी फॉल तभी हो सकता है। अब देखो हमने वाटर के केस में क्या एक मेजर चीज़ ऑब्जर्व करी कि उसकी जो स्टिकीनेस थी जब वो किसी सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा था तो वो स्टिकीनेस इंक्रीज हो रही थी, मतलब वेटिंग एफिशिएंसी जो थी वो उसकी इंक्रीज हो रही थी, राइट। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा फ्लूइड लेना पड़ेगा जिसकी ग्लास ट्यूब के साथ एफिशिएंसी जो हो वो कम हो। तो ऐसे में एक फ्लूइड हमें समझ में आता है कि मर्क्यूरी की आपस में इतनी कोहेजन इतनी अच्छी है कि वो दूसरे किसी सरफेसेस के साथ वो चिपकता ही नहीं है। उसकी वेटिंग एफिशिएंसी बिल्कुल ही बहुत ही बेकार सी ही है, मैं बेकार ही कहूँगा, राइट। क्या होता है कि जब ये किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है ना, अब ये जो मॉलिक्यूल इस बाउंड्री पे बैठे हुए हैं ये अपने मॉलिक्यूल्स के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे बजाय कि ग्लास के मॉलिक्यूल से। सेम यहाँ पे भी होगा। तो एक ऐसी सी शेप हमको निकल के मिलती है, ऐसी सी शेप एक बन के निकालती है। उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में, इनका आपस में कोहेजन इतना अच्छा है कि ये दूसरी सरफेस के साथ स्टिक ही नहीं होना चाहते। अब क्या है कि जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो फिर लगना शुरू हो जाती है। अब जिस सरफेस टेंशन फोर्स है वो कुछ इसके टेंजेंशियल लगती है, और जब वो टेंजेंशियली लगना शुरू हो जाती है तो उसका जो कॉस कंपोनेंट है, दैट इज, अब ये जो फ्लूइड मास है अगर इसको मैं पीछे तक ले जाऊँ तो लेट मी चेंज द पेन, अगर इसको मैं पीछे तक ले जाऊँ तो ये जो फ्लूइड मास है ये एक एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। और इसका जो कॉस कंपोनेंट है, दैट इज ये वाला जो कंपोनेंट है, वो एक फोर्स लगाता है इस फ्लूइड मास पे
इस फ्लूइड को डिस्प्लेस करने के लिए। सेम यहाँ से भी एक फोर्स लगता है इस फ्लूइड को डिस्प्लेस करने के लिए। तो एक डाउनवर्ड पुल महसूस होता है इस मर्क्यूरी की वॉल्यूम में, जिसकी वजह से जो इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज होके कुछ यहाँ पे पहुँच जाती है। उस फॉल इन हाइट को हम मेजर करते हैं टॉप से उसके टॉप एंड तक, और उसका नाम दे दिया HC। अब उसमें कितनी फोर्स लगी हुई है इसको डिस्प्लेस करने में, अब वो जो फोर्स लगी है उसको डिस्प्लेस करने में वो उसी वॉल्यूम के वेट के इक्वल है जितना वॉल्यूम उस फोर्स ने डिस्प्लेस किया। अब उस वॉल्यूम का जो वेट होगा वो कैसे पता चलेगा हमें, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके। तो हम वही फॉर्मूला दोबारा यहाँ पे लगा सकते हैं, दैट इज़ जो सरफेस टेंशन फोर्स यहाँ पे लग रही है उसका जो कॉस कंपोनेंट है, दैट इज़ ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसका कॉस कंपोनेंट कहाँ पे लग रहा होगा, यहाँ पे। सिमिलरली इसका जो कॉस कंपोनेंट लग रहा होगा वो लग रहा होगा यहाँ पे, और ये है सरफेस टेंशन वाली फोर्स, ये बन रहा है एंगल थीटा। यही डिस्प्लेस कर रहा है एक वॉल्यूम को जिसका कुछ वेट है। और वो कैसे पता चलेगा, अगर हमारे पास डेंसिटी हो तो हम यहाँ पे डेंसिटी का यूज़ करेंगे, दैट इज़ सेम फॉर्मूला लगाते हैं, सरफेस टेंशन फोर्स दैट इज़ सिग्मा कॉस थीटा इनटू 2πr, क्योंकि पूरे पेरीमीटर पे लग रही है, विल बी इक्वल टू डेंसिटी मतलब वेट डेंसिटी गामा W इंटू वॉल्यूम πr²h। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वही फॉर्मूला निकल के आएगा, दैट इज H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो G एंड देन D। सो दिस इज द फॉल इन हाइट ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू कैपिलैरिटी, राइट। अब इन्हीं कैपिलैरिटी के फॉर्मूला से हमारे पास 3 और फॉर्मूलाज निकल के आए डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। अगर हमारे पास कोई एनुलर ट्यूब है जिसका आउटर रेडियस R0 है और इनर रेडियस RI है, टॉप व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब एक सर्कल के अंदर एक सर्कल। अगर हमने इसको फ्लूइड में डिप किया तो जो उसका कैपिलैरिटी राइज का फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में R0 माइनस RI इंटू में रो इंटू G, वो है उसका कैपिलैरिटी राइज या फॉल का फॉर्मूला। सिमिलरली कोई दो प्लेट्स जो T डिस्टेंस से अपार्ट हैं तो उनके बीच में जो कैपिलैरिटी राइज या फॉल होगा वो होगा H इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो G T। और सिमिलरली अगर हमारे पास कंटेनर में कोई दो लिक्विड्स हैं जिनमें जो बॉटम लिक्विड है, सपोज वो मर्क्यूरी है, उसकी डेंसिटी है रो1 और उसके ऊपर एक और लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है रो2, तो जो कैपिलैरिटी फॉल होगा उसमें वो इक्वल होगा H इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो1 माइनस रो2 इंटू G इंटू D, where D is the diameter of the capillary tube। तो ये हमारे पास 3 और एक्स्ट्रा फार्मूला निकल के आते हैं फ्रॉम कैपिलैरिटी राइज और फॉल, जिसमें पहला फार्मूला है एनुलर ट्यूब का, सेकंड है दो वर्टिकल प्लेट जो T डिस्टेंस पे अपार्ट हैं, और तीसरा है अगर दो लिक्विड्स एक के ऊपर एक रखे गए हैं तो उनमें जो कैपिलैरिटी राइज या फॉल है वो किस तरीके से निकल के आता है। तो ये था कैपिलैरिटी के बारे में। आने वाले कुछ वीडियोस में हम क्वेश्चंस भी करेंगे, जितने भी हमने अभी कुछ पढ़ा है, जितना भी सब कुछ हमने पढ़ा है, और ये सभी आपको PDF में अवेलेबल है नीचे, तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के साथ कुछ अमाउंट लिखा हुआ है जो आप किसी भी मोड से पे कर सकते हैं, चाहे वो UPI है या Paytm है। Paytm का नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है, तो आप कैसे भी पे कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। और जो भी लेक्चर्स नए अभी आते रहेंगे उन सभी का जो मैटर है वो अपडेट होता रहेगा। साथ ही साथ मैं इसमें और भी चेंजेस करता रहूँगा, जैसे जैसे नई नई फ़ोटोज़ और ग्राफ्स वगैरह इसमें मैं ऐड करता ही रहूँगा। ये मेरे पास फुली एडिटेबल PDF है, तो आप कभी भी डाउनलोड इसको करोगे तो आपको हमेशा नई चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। और मैं और मेरे फ्रेंड्स इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए और हम सिविलॉसिटी पे और अच्छा कंटेंट देने की आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IES JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।